डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जब भी कोई ओलंपिक्स खेल ऑर्गेनाइज की जाते हैं तो जो सिटी चूज़ की जाती है उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है, या फिर बात करें इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करें डायस्पोरा को, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू रॉक क्लासेस डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है रुपेश शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस, आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स। डियर फ्रेंड्स, जो लोग नए जुड़ते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट इसके साथ साथ हमारा फोकस हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी होता है, बिकॉज ओवरऑल जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं हमें लाइफ के अंदर ग्रो करने में मदद करती है। इट डजेंट मैटर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है आपकी ओवरऑल ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी के इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक कोट शेयर करता हूँ, या आप इसे एक टिप भी मान सकते हैं, जिसे आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में देन यू विल सी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। आज का जो कोट है कि डिसिप्लिन योरसेल्फ टू बिगिन इमीडिएटली एंड देन टू परसिस्ट अंटिल द टास्क इज कंप्लीट बिफोर यू गो टू समथिंग एल्स। अब ये फ्रेंड्स होता क्या है कि हम ये तो एक हमारे अंदर जो होता है ना जज्बा कि हम ये काम करना है, बट कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं एंड उसके बाद जो है चीज़ें लेट गो होने शुरू हो जाती है। तो इसमें ऐसी ज़रूरत है हमें कि हम डिसिप्लिन, एक जो डिसिप्लिन है हमारी लाइफ के अंदर, उसको इंसिस्ट करें। जब हम हमारी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन होगा कोई भी काम करने को लेकर, तो डेफिनेटली जो काम है वो एक पॉइंट होने के बाद में ख़त्म ज़रूर कर देंगे। एंड ऐसा नहीं है कि होता है कि कई बार समय लगता है कि हमारे पास 100 काम में करने को, लेकिन हो एक भी नहीं रहा है, तो उस समय पर ज़रूरत है हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने की, कि हम पहले एक काम शुरू करेंगे, देन उसको ख़त्म करने के बाद ही जब वो काम ख़त्म हो जाएगा देन उसके बाद में ही दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत सारे काम होते हैं तो जल्दी के अंदर हम सोचते हैं कि फटाफट से कोई काम करें देन नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वर्क, बट ऐसे में होता क्या है, जो आपका प्रीवियस वर्क जो होता है वो भी ढंग से नहीं हो पाता है, एंड देन आपको ओवरऑल जब आप एंड ऑफ द डे देखते हैं चीज़ों को तो आपको लगता है कि काम तो किया है बट एक जो रिजल्ट है वो नहीं मिला है। ये इसी कारण हुआ है कि आपने जब कोई काम शुरू किया था तो उसमें अपना 100% नहीं दिया था। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम शुरू करें, एंड देन स्लोली, मैं कहूँगा कि आप जल्दीबाजी ना करें इस काम करने में। स्लोली जो है, मान लीजिए आपको कोई चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपको ऐसा नहीं कि 10 दिन में सिलेबस ख़त्म करना है तो आपको फटाफट सारे चैप्टर पढ़ने हैं। आपको एक चैप्टर पकड़ना है, देन जब वो कंप्लीट हो जाए अच्छे से आपको पता लगेगा कि हाँ अब इस क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर कोई सवाल आए तो मैं मिस नहीं करूँगा। ऐसी आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ऐसा आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें थी, आप अपनी लाइफ के अंदर इसको इंसिस्ट कीजिए, देन यू विल सी द पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा कोट, एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो सवाल है कि इंडियन पासपोर्ट इज रैंक्ड एट विच प्लेस इन द हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स एज ऑफ फरवरी 2023। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो सवाल है मैं आपको पता है, जैसे हर रोज़ आपसे एक नया सवाल पूछता हूँ, तो ये सवाल जो होता है कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, और ये सवाल भी जो है एक करंट अफेयर का ही है। तो हेनली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर साल एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है, उसके अंदर आपको बताना है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो वेल एंड गुड, यू आर अवेयर, एंड हाउ अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका थोड़ा सी रिसर्च कर लीजिए। देन आपको जब पता लगेगा कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, एंड देन कितनी कंट्रीज़ इस जो ये रैंकिंग है इसके अंदर कितनी कंट्रीज ओवरऑल आती हैं, तो ये जब आपको डेटा पता चलेगा तो यू विल बी मोर अवेयर अबाउट थिंग्स लाइक दिस। तो जब आप रिसर्च कर लेंगे देन उसके बाद में अपना आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपको ये जो क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रहेंगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स और आर्टिकल्स। आज है 25 अक्टूबर 2023, एंड आज का हमारा पहला आर्टिकल है हाउ ओलंपिक्स सिटीज़ आर सिलेक्टेड। अब डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अब जो हमारा कल का दिन था यानी कि दशहरा था कल, तो उससे क्या हुआ था कि जो पब्लिकेशन था यानी कि जो हिंदू नेशनल का पब्लिकेशन था वो नहीं हुआ था, इसके कारण हमारा जो और डिस्कशन था वो नहीं हो पाया था। तो इस चीज़ को लेकर मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी, आई होप कि आपने देखी होगी, बट डोंट वरी अबाउट थिंग्स इन लेटर। ये सभी चीज़ें जो है वो सीमलेसली कल से जैसे आज से कंटिन्यू हुई है, दिस विल कंटिन्यू। सो यस, नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। आज का जो पहला टॉपिक है कि हाउ ओलंपिक सिटीज़ आर सिलेक्टेड। अब आपको पता होगा डियर फ्रेंड्स कि हाल ही के अंदर 2022 के ओलंपिक्स हुए थे, ये कंडक्ट किए गए थे, एंड इंडिया हैज़ परफॉर्म वेरी वेल। नाउ अभी आपको पता होगा कि हमने पहले जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसमें भी डिस्कस किया था कि कैसे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बिड लगाई थी या फिर एक कहें कि अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे इंडिया जो है
वो एलिजिबल है या फिर होस्ट करना चाहता है 2036 के जो ओलंपिक्स हैं उनको। अब इंडिया का जो एम्बिशन है, इंडिया एम्स टू होस्ट द ओलंपिक्स मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्पोर्टिंग इवेंट इन द कंट्री। अब क्योंकि इन सभी चीज़ों को लेकर अभी IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो सेशन हुआ था मुंबई के अंदर, तो उसके अंदर बात की गई थी कि कैसे अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो बिड लगाई थी कि हमें, यानी अलग अलग कंट्रीज जो हैं उन सभी ने बिड लगाई थी कि हम इस ओलंपिक्स गेम को यानी 2036 का जो एडिशन है उसको होस्ट करने के लिए बिड लगाते हैं। तो ऐसे में जब मुंबई में ये मीटिंग हुई तो इंडिया ने एक अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है कि कैसे इंडिया जो है एक पर्टिकुलरली या फिर मैं कहूँ कि कैसे एक कम्पिटिटिव है कि चीज़ें जो है ओलंपिक गेम जो है वो आसानी से होस्ट की जा सकते हैं इंडिया के अंदर। अब हमारा जो एक मैं बात करूँ आपसे, अभी आपको पता है एशियन गेम्स कंक्लूड हुए हैं तो उनमें इंडिया का जो ट्रिपल डिजिट में जो नंबर आया है, यानी कि ट्रिपल डिजिट में हमने मेडल्स हासिल किए हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना देता है हमें इन होस्टिंग डिफरेंट स्पोर्ट इवेंट्स। तो यूथ ओलंपिक की बात करूँ तो दोस्तों 2029 के यूथ ओलंपिक्स हैं उनको भी होस्ट करने की बात कही है। इंडिया ने बताया कि कैसे इंडिया जो है एक ईगर है इस चीज़ों को लेकर, यानी कि अलग अलग जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं उनको नाउ इंडिया इज़ एलिजिबल, या फिर मैं बात कहूँ कि इंडिया इज़ नाउ कम्पिटिटिव इनफ टू होस्ट ऑल दीज गेम्स। नंबर ऑफ इंटरेस्टेड कंट्रीज़, अब ऐसे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही बिड लगाई है, बल्कि ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 2036 के जो ओलंपिक्स हैं उनमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। 5 confirmed countries interested in hosting the 2036 Olympics and multiple countries are consisting hosting the 2036, making it a competitive bidding process। अब ऐसे में अलग अलग कंट्रीज जो हैं उन सभी ने बिड लगाई है, तो ये इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए कि 2036 के ओलंपिक्स कंक्लूड करना, बट स्टिल एक जो अपर एज है वो ज़रूर है हमारे पास, बिकॉज वी हैव डन वेरी वेल इन रिसेंट ओलंपिक गेम्स। तो हिस्टोरिकल होस्ट की बात करूँ तो एशिया के अंदर अभी तक सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने आज तक ओलंपिक्स को होस्ट किया है, उनमें से चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। तो ये सभी एशियन कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक ओलंपिक्स होस्ट किया है। नाउ जब इंडिया अगर होपफुली अगर इंडिया होस्ट करता है 2036 के ओलंपिक्स, तो इंडिया जो है 4th कंट्री बन जाएगा ओवरऑल एशिया के अंदर जो होस्ट कर सकता है एक, या होस्ट कर चुका है एक ओलंपिक गेम्स। ट्रेडिशनल होस्ट सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करूँ तो आज से पहले, यानी कि अभी से पहले जितने भी जो भी कंट्रीज होस्ट किए हैं जिन्होंने भी, उनका एक प्रोसेस होता है कि कैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो उस देश को चूज़ करती है। तो प्रोसेस इन्वॉल्व सिटीज सबमिटिंग बिड्स थ्रू देयर नेशनल ओलंपिक कमिटीज लीडिंग टू अ लेंथी evaluation process and final selection by IOC. The older method often led to excessive spending and various issues including corruption and scandals. अभी क्या होता था दोस्तों कि जो नेशनल ओलंपिक्स कमिटीज़ जो होती है, यानी कि जैसे इंडिया की नेशनल ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वैसे ही अलग अलग देशों की अलग अलग ओलंपिक एसोसिएशंस होते हैं। तो वो क्या करते थे कि पहले, यानी कि आज से पहले जितने भी ओलंपिक्स होस्ट हुए हैं तो उनमें अपनी बिड लगा दी थी थ्रू नेशनल ओलंपिक कमिटीज़। अब ये जितने देशों की नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ हैं ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को अपना वो एक कहता है ना कि बजट बना के देना या ये सभी चीज़ें जो है सबमिट करती थी। बट उसके बाद क्या ये था कि ये अलग अलग प्रोसेस जब होते थे तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था। कई बार ऐसे करप्शन के केसेस भी देखने को मिले हैं जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो एक होता है ना कि अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है किसी डिपार्टमेंट में तो आप अपनी जैक लगाते हैं। तो वैसे ही हुआ करता था ओलंपिक्स के अंदर भी। मान लीजिए किसी कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में है तो वहाँ पे वो अपनी एक जैक, एक वर्ड होता है जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप एक अपना अपर एज लेना किसी भी जानकार के थ्रू। तो ऐसे में कई ऐसे करप्शन के केसेस में लेकिन देखने को मिले थे जहाँ पे जो होस्ट कंट्रीज हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ओलंपिक कमेटी में पहले ऐसे ही था, देन उन्होंने मदद करी उनको ये डील दिलाने में। तो ऐसे कुछ आरोप भी लगे हैं पुराने प्रोसेस पे। ओलंपिक एजेंडा 2020 जो है वो थॉमस बैच जो है IOC के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि रोड मैप फॉर द फ्यूचर ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट इन 2013 एम्फसाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब जो IOC के प्रेसिडेंट है थॉमस बैच, उन्होंने कहा है कि अब एक नया रोड मैप तैयार किया जाएगा जिसमें जो ओलंपिक कमेटी का ध्यान होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस की ओर होगा। कि यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है किसी भी कंट्री का तो उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा, सस्टेनेबल बनाया जाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो हम देखते हैं ना कि कई बार अभी हाल ही के अंदर जैसे हमने बात की कि जापान में या फिर टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे, तो टोक्यो ओलंपिक्स में जो एक मिनिमम जो या फिर एक बिड लगाई थी उस समय पे कि इतने रुपए खर्च होंगे, ओवरऑल एस्टिमेट लगाया गया था। लेकिन जब ओलंपिक होस्ट कराए गए तो उसके बाद में जब सरकार ने अपना खर्च जब उसको कैलकुलेट किया तो ये पता चला कि लगभग दुगना खर्च कर चुकी है सरकार।
तो ऐसे में ज़रूरत है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस बनाने की चीज़ों को जब इतना, हाँ ये ज़रूर मानने की बात है कि ओलंपिक एक बहुत बड़ा यानी कि वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 स्पोर्टिंग इवेंट है, बट ऐसे में ज़रूरत है कि इसको थोड़ा और कॉस्ट इफेक्टिवनेस बनाया जाए। किसी भी चीज़ पे ऐसे अंधाधुंध पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं बताई गई है। A new approach aim to address the shortcomings of the traditional selection process। अब ये जो नया अप्रोच है ये बिल्कुल जो पुराने सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी लूप होल्स थे उनको कवर करने की एंड शॉर्टकमिंग्स थी उनको ओवरऑल कवर करने की बात बताई गई है इस नए तरीके में। 3 नए एम्फेसिस पे जोर देने की बात की गई है, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस विद अ फोकस ऑन द गेम अडेप्टिंग टू द रीजन। अभी जितने भी हम देखते हैं ना कि खर्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा कुछ खर्चों की बात बताई गई है इसके अंदर। अब देन अगेन आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ओवरऑल एक जस्ट दे देता हूँ कि आपको पता होगा कि जब भी कोई ओलंपिक इवेंट या कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट कराया जाता है तो उसमें डेफिनेटली एक लार्ज अमाउंट में पैसा खर्च किया जाता है। बट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये कहना है कि जो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि वो उनकी ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल द कंट्री एक अपना इम्प्रेशन डालने के लिए, अपना एक कहता है ना कि अपना एक गुडविल या फिर एक गुड जेस्चर दिखाने के लिए खर्च कर देती है। बट ऐसे में ज़रूरत है कि इन सभी चीज़ों की और जोर ना दे के ज़रूरत है जो गेम्स हैं उनको और थोड़ा, या उनके रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा और आसान बनाने की या ईजी बनाने की। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो न्यू प्रोसेस एलिमिनेट्स द रिजिड 7-year रूल फॉर द होस्ट सिलेक्शन अलाउइंग द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिसीजन ऑन द होस्ट कंट्री कैन मेड इवन आफ्टर 2030। अभी ऐसा हुआ करता था कि दोस्तों की एक बार अगर आपने कोई यानी कि किसी कंट्री ने ओलंपिक होस्ट करना है तो उनसे कुछ सालों पहले तक ही, यानी कि अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे कि 2036 का ओलंपिक बात हो रही है, यानी कि आज से लगभग 12-13 साल बाद जो ओलंपिक्स होने वाले उनकी बात अभी से हो रही है। तो ऐसे में जब किसी पहले कंट्रीज़ की जब कोई एक वो ले जाते थे ना कि एक प्लान मांगा जाता था किसी भी कंट्रीज से कि आप प्लान बताइए कि अपना आप किस तरीके से होस्ट करेंगे, तो उस वो प्लान को जो है पहले ही, जैसे अभी आज मान लीजिए कि मैंने कोई ओलंपिक गेम होस्ट कराने हैं तो मैं एक ओलंपिक कमेटी को एक आज प्लान दे दूंगा अपना, उसके बाद में 7 साल बाद या 8 साल बाद जो भी होगा वो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैंने जो दिया है उसको फिक्स रहना पड़ेगा मुझे। बट अब ऐसा नहीं, अब कंट्रीज़ जो है या जो भी कंट्रीज़ को होस्ट करने का मौका मिलता है वो एंड मोमेंट तक भी, या फिर यानी कि 1 साल, जैसे मान लीजिए अगले साल ओलंपिक होने वाला है तो उससे 1 साल पहले तक अपने प्लान के अंदर बिल्कुल चेंजेस कर सकती है, जो भी उनको लगता है कि पैसों रिलेटेड है या किसी इवेंट को रिलेटेड है तो वो सभी चेंजेस भी ये कंट्रीज कर सकती हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बात बताई गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा। 2 स्टेज प्रोसेस की बात करूँ तो नो अप्रोच इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस डायलॉग एंड टारगेटेड डायलॉग विद नो फ्लेक्सिबल डेडलाइंस टू एसेस एंड गाइड पोटेंशियल होस्ट। अब ऐसे में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो भी बिल्कुल अपना जो सपोर्ट है वो होस्ट नेशन को देती हुई नज़र आती है। बताया गया है कि कैसे जो फ्लेक्सिबल प्रोसेस है यानी कि डिस्कशन जो है, डायलॉग जो है वो बहुत बिटवीन जो होस्ट कंट्रीज है उसके बीच में और ओलंपिक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, दोनों के बीच में लगातार डायलॉग चलते रहेंगे। और ऐसी कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है कि आपको आज अपना प्लान सबमिट करना है कि आप कैसे करेंगे, बस आपको एक बार होस्ट करने का मौका मिल गया देन उसके बाद अपने चेंजेस जो हैं वो रेगुलरली कर सकते हैं, देन आप कंटिन्यूसली इवॉल्व कर सकते हैं टिल द होस्टिंग ईयर। सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो मैं आपको बताया कि कैसे न्यू प्रोसेस इनकरेज द यूज ऑफ एक्जिस्टिंग एंड टेम्परेरी वेन्यूज टू एनकरेज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। अब ऐसे में ओलंपिक एसोसिएशन जो है उनका ये भी मानना है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी कोई अगर मान लीजिए किसी कंट्री को कोई स्पोर्टिंग इवेंट होस्ट करना है तो उसमें ज़रूरत नहीं कि नए स्टेडियम बनाने की ज़रूरत है या कोई नया अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की ज़रूरत है। आपके पास जो पहले से अवेलेबल है आप उसके अंदर होस्ट कर सकते हैं विथ नेसेसरी चेंजेस। हाँ, अब ये आपको एक ओलंपिक का जो लेवल होता है बिल्कुल मेंटेन करना है, बट ऐसा नहीं है कि आपको एक अलग से ही कोई सिटी तैयार करनी है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ग्राउंड तैयार करना है, ऐसा नहीं है। आपका जो अवेलेबल है उसमें ही आप टॉप नॉच फैसिलिटीज़ दे के आप गेम्स होस्ट करा सकते हैं। तो ये सब कहना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। और ये फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा आई होप कि ये जो चीज़ें हैं कि कैसे इंडिया जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर सकता है 2036 के जो ओलंपिक्स है उनके अंदर, बिकॉज इंडिया इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमी, जैसे हमको पता है कि वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ऐसे में वी आर पोटेंशियल इनफ, हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम आराम से 2036 के ओलंपिक्स है उनको कहीं ना कहीं होस्ट कर सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड आर्टिकल। आज का जो हमारा सेकंड आर्टिकल है कि एन इंडिया कनाडा बॉन्डिंग दैट इज़ इन डेंजर ऑफ स्नैपिंग। अब आपको पता होगा कुछ जो यानी कि आपको पता है ना कि कैसे अभी इंडिया ने बैन कर दिए थे जो कैनेडियन वीज़ाज हैं उनको, माइग्रेंट जो है वो आ नहीं सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर बताया गया कि कैसे ये जो पास्ट में एक्शंस हुए हैं
यानी कि इंडिया कनाडा जो रिलेशंस बिगड़े हैं उनके कारण जो कैसे एक जो दोनों ही कंट्रीज के बीच में बॉन्डिंग है यानी डायस्पोरा है वो कैसे नेगेटिवली अफेक्ट होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं डायस्पोरा का मतलब भी आपको बताऊंगा। Uncertainty and diplomatic relations, it affects various segments of the Indian diaspora in Canada. The current state of relation between two countries has created uncertainties for those with connections to both India and Canada. अब डिफरेंस हुआ क्या है कि जैसे आपको पता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी टसल चल रही है। तो ऐसे में जो डायस्पोरा है, अब डायस्पोरा का मतलब ये होता है डिफरेंस कि मान लीजिए कोई इंडिया का पर्सन है, वो जाके कनाडा के अंदर रह रहा है या और भी किसी कंट्री के अंदर मान लीजिए रह रहा है, तो उस जब वो इंसान यहाँ से इंडिया से शिफ्ट होकर वहाँ रहेगा एंड वहाँ से जो अपना पैसा है जब अपने फैमिली के पास भेजेगा, तो ऐसे में वो एक्ट कर रहा है एज अ डायस्पोरा, यानी कि यहाँ से जाना, यानी इंडियन ओरिजिन का कोई इंसान है वो यहाँ से शिफ्ट होकर किसी दूसरे कंट्री में रह रहा है, वहाँ पे अर्निंग के लिए गया या पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए गया है, देन वहाँ से अपना पैसा वापस भेजता है भारत में फैमिली के पास में, तो उस इंसान को हम डायस्पोरा कहते हैं। द करंट स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन दो कंट्रीज हैज क्रिएट्स अनसर्टेनिटीज। अब आपको पता होगा कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं लगभग 1.86 मिलियन जो है पीपल फ्रॉम इंडिया हर साल जो है वो कनाडा जाते हैं ड्यू टू बिजनेस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कंसिडर अबाउट 5% ऑफ कनाडा पॉपुलेशन एंड 5.8% ऑफ ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा। अब लगभग कनाडा की जो 5% आबादी है वो इंडियन लोगों की है, वही 5.8% जो है ग्लोबल डायस्पोरा का वो कनाडा से आता है। यानी कि ओवरऑल जो लोग भेजते हैं पैसा बाहर से, यानी कि आपको पता है ना कि हमारे भारत देश से कई ईरान जाते हैं, कई इराक जाते हैं, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में जाके जॉब करते हैं, देन वहाँ से पैसा भेजते हैं। तो ऐसे में 5.8% जो है ग्लोबल डायस्पोरा हमारा कनाडा से आता है। तो जब इतना सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास अवेलेबल है तो ऐसी चीज़ है, यानी कि वीज़ा का बैन होना या रिलेशंस का ख़राब होना बिटवीन टू कंट्रीज, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है एक नेगेटिवली बिल्कुल अफेक्ट करता है। इमिग्रेंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव वंस, द इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा इंक्लूड्स naturalized citizens, permanent residents and temporary visitors such as international students, tourists and exchange scholars। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे इमिग्रेंट्स जो है वो चाहे इंडिया के कनाडा जाने वाले हो या कनाडा से इंडिया आने वाले हो, तो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता रहता है। बहुत कंट्रीज से जो लोग हैं वो किसी बिजनेस के लिए, पढ़ने के लिए या किसी टूरिस्ट के माध्यम से भी एक दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल करते रहते हैं। तो इसका इम्पैक्ट हुआ है ब्रेन ड्रेन के ऊपर, यानी कि जो लोग हैं, यानी कि कई लोगों में लगता है ना कि कई ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बाहर जाके उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। तो ऐसे में ये एक ब्रेन ड्रेन का ही एक नतीजा हमें देखने को मिलता है कि सम ऑफ द इंडियन डायस्पोरा मे बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इंडियाज ह्यूमन कैपिटल अब्रॉड एंड पोटेंशियल ब्रेन ड्रेन इशूज़। ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू हाईली इफेक्टिव स्किल्ड इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर होम कंट्री विच कैन लीड टू लॉस ऑफ टैलेंट एंड एक्सपर्टीज। अब ऐसे में क्या होता है कि डिफरेंस, हमारे जो इंडिया के कुछ ऐसे हाईली स्किल्ड पीपल है या फिर टैलेंट पीपल है वो यहाँ से अपना घर छोड़ के, यानी कि इंडिया छोड़ के देन शिफ्ट हो जाते हैं अदर कंट्रीज़ में। तो ऐसा में इसको एक माना जाता है कि ये हमारे लिए एक लॉस ऑफ टैलेंट है। अब बिल्कुल अब ऐसा समय नहीं है कि आपको इंडिया में बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बल्कि इंडिया इज़ द प्लेस वेयर यू कैन ग्रो। इंडिया एक ऐसी जगह है डियर फ्रेंड्स जहाँ पे अगर आप हाईली टैलेंटेड है, हाईली स्किल्ड हैं, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप भारत देश छोड़ के जाएँ। यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैंने आपको बताया ना कि कैसे हमारे भारत देश जो है वो एक हाईली ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ऐसे में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होना, इतना सारा बिजनेस होना, यानी कि आपको पता भी होगा कई सारे बिजनेस जो हैं वो इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज इंडिया से पोटेंशियल मार्केट। जब इंडिया इतना बड़ा पोटेंशियल मार्केट है तो आई डोंट नो कि कैसे क्यों लोग जो है यहाँ से छोड़ के बाहर जाते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ ऑलरेडी इतना बड़ा एक मार्केट बन चुका है कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको कहीं और शिफ्ट होने की। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो इंडिया इज़ द प्लेस, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे में कई लोगों का यहाँ से चले जाना तो एक डेफिनेटली एक लॉस ऑफ टैलेंट जो है या एक्सपर्टीज़ जो है बिल्कुल इंडिया के लिए है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन, द विच एम्स टू क्रिएट कंडीशंस फॉर माइग्रेशन एंड डायस्पोरा टू कंट्रीब्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन, अब ये एक ऐसा एक कहते हैं ना कि बॉन्ड है या फिर एक रेगुलेशन है ऐसा जिसके अंदर होता क्या है कि जो कंट्रीज़ के लोग हैं, यानी कि अगर यहाँ से कोई इंसान, यानी भारत देश से कोई इंसान अगर कनाडा में जा रहा है तो वहाँ पे जाके वो कनाडा सरकार के प्रति एक पूरा ईमानदार से काम करेगा इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बोथ कंट्रीज़। उन दोनों के बीच में ही एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल क्रिएट करेगा। द ग्लोबल कॉम्पैक्ट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पावरिंग माइग्रेंट्स एंड डायस्पोरा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बोथ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन कंट्रीज। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई चला गया है देन कनाडा जाके वो कुछ गलत काम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन जो है ना दोस्तों, ये एक तरीके का एक बॉन्ड है या फिर एक मान लीजिए एक डील है बिटवीन बोथ द कंट्रीज, जहाँ पे होगा अगर यहाँ से कोई इंसान जाता है तो वो उन लॉस में बन जाता है
बन जाता है, इन द सेंस कि आपको एक ड्यूटी होती है आपकी एज ए ह्यूमन बीइंग भी आपकी ड्यूटी होती है कि आप जहाँ पे काम करते हैं, कहता है ना कर्मभूमि है आपकी या जन्मभूमि, तो आपको जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आपको जो एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो बिल्कुल देने की ज़रूरत है। तो यही इस ग्लोबल कॉम्पैक्ट माइग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे अगर कोई यहाँ से जाता है तो वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों ही कंट्री के डेवलपमेंट में बराबर हिस्सेदारी देगा। अब ऑब्जेक्टिव 19 जो है इस ग्लोबल कॉम्पैक्ट माइग्रेशन का, वो कहता है कि क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर माइग्रेशन एंड डायस्पोरा कंट्रीब्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑल कंट्रीज। अब ये ऑब्जेक्टिव 19 जो है ग्लोबल कॉम्पैक्ट का, यानी ग्लोबल कॉम्पैक्ट और माइग्रेशन का, वो ये एक इस तरह की कंडीशन तैयार करता है या इस तरह की एक कंडीशन सामने रखता है किसी भी माइग्रेंट के आगे, जहाँ पे वो एक कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखा था आपने दोस्तों कि कैसे अगर कोई इंसान जो है यहाँ से अगर दूसरी कंट्री में शिफ्ट होता है तो वो सिर्फ अपनी कंट्री का नहीं बल्कि जो जहाँ पे वो जा रहा है वो उसका भी डेफिनेटली एक डेवलपमेंट के अंदर अपना एक अहम रोल जो है वो प्ले करता है। Interdependence in bilateral relations. Both countries benefit from strong economic and cultural ties, including significant trade, investment and tourism between them. अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ डायस्पोरा पे ही डिपेंडेंट है बोथ द कंट्रीज़। अब आपको पता होगा कि हमारे बहुत से लोग कनाडा जाना प्रेफर करते हैं, मोस्टली जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली शिफ्ट होना चाहते हैं कनाडा। तो ऐसे में एक ये तो चीज़ है डायस्पोरा की, तो बट इसके साथ साथ में एक हमारे कल्चरल टाइज है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि 5% पॉपुलेशन है वो कनाडा की, वो इंडियन लोगों की है। तो एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज तो है ही दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट ट्रेड जो है वो भी होता है, और टूरिज़्म तो आपको पता ही है कि डेफिनेटली जो लोग हैं वो टूरिज़्म के पर्पज़ से भी कनाडा जाते हैं। तो जैसे इतने सारे अगर बेनिफिट्स हैं दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये जो बैन है ऑन वीज़ास और जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, तो ऐसे में दोनों ही कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी ये जो टसल चल रहा है इसको ख़त्म करे, एंड जितने भी लोगों को इससे नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो, एंड बोथ कंट्रीज़ जो दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत बताई गई है। वीज़ा restrictions and travel bans. The restrictions on visas and travel can lead to uncertainty and challenges for migrants and diaspora members. अब ऐसे में जैसे कि डायस्पोरा का आपको पता है कैसे इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि कैसे डायस्पोरा का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है दोनों ही कंट्रीज़ में। तो अगर जैसे वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे या फिर ट्रैवल बैन्स लगेंगे बिकॉज ऑफ सम पीपल, यानी कि ये किसी दोनों कंट्रीज़ की नहीं बल्कि एक मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, बट अभी के लिए समझना ज़रूरी है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या फिर ट्रैवल बैन्स है, इससे जो माइग्रेंट्स हैं या डायस्पोरा है उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ रहा है। हिस्टोरिकल टाइज विद सिख कम्युनिटी। अब हिस्ट्री का एक इंसिडेंट का एग्जाम्पल देते हुए राइटर ने बताया कि कैसे द हिस्टोरिकल रिलेशन बिटवीन सिख कम्युनिटी इन कनाडा एंड कैनेडियन गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीकल्चरल वैल्यूज़। अभी आपको पता होगा कि जो कनाडा है उन्होंने किसी एक सिख कम्युनिटी का जो लोग हैं उनके मर्डर के केस में, या फिर ऐसा कुछ केस था कि जिसमें कनाडा का ये कहना था कि इंडिया के जो लोग हैं या फिर इंडिया के कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका इसमें हाथ है कि जिन्होंने इस इंसान को जो है वो मरवा दिया था। लेकिन ऐसा में ही हमें पता चलता है कि कैसे जो खालिस्तानी पीपल हैं उनको भी सपोर्ट मिलता है इस मतलब कनाडा के अंदर। तो जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, यानी कि खालिस्तान का सपोर्ट वहाँ पे होना, बिल्कुल जो खालिस्तान है वो ऐसा कुछ सच कोई टर्म नहीं है। अगर आप किसी जो सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं हमारे भाई जो उनसे पूछेंगे तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को डिनाई कर देंगे खालिस्तान जैसी कोई खालिस्तानी होना यानी कि एक प्योर चीज़ होना, यानी कि अगर आप बहुत जब आप बलिदान देते हैं या आप बहुत सेक्रीफाइस करते हैं तो उसको एक खालिस्तानी कहा जाता है। बट दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। अब जो अपने आप को सो कॉल्ड खालिस्तानी बोलते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ हेट फैलाते हैं एंड जो दूसरों के एक अलग कंट्री की मांग करना है, तो ऐसे कुछ अलग डिफरेंट अपने अपने ओपिनियंस देना, एक अलग कंट्री की मांग करना, तो एक कहीं से भी खालिस्तानी की निशानी नहीं है बिल्कुल, बल्कि ये तो एक अगेंस्ट सिखिज्म जो है उस कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है। तो इतने सारे डिफरेंट चीज़ें होना कनाडा के अंदर एंड कनेडियन गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करना, तो ऐसे में ज़रूरत है कनाडा को भी समझने की कि जो चीज़ें हैं वो आर नॉट फेवरेबल बिटवीन बोथ कंट्रीज। जब आप ऐसा सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें जो है बिल्कुल अपोजिट में ही जाएंगी। तो कनाडा को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि कैसे चीज़ों को और थोड़ा आसान किया जाए, जो खालिस्तानी पीपल हैं उनको थोड़ा कंट्रोल में लाया जाए। दैन उसके बाद में टाइज जो है इंडिया के साथ उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो ट्रेड है या फिर डायस्पोरा जो है वो उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले एंड जो रिलेशंस है बिटवीन बोथ द कंट्री वो अच्छे किया जा सके।
Impact on people ties. The current diplomatic tensions are causing strains in people-to-people ties and may affect trust, time and loyalty among diaspora in both the countries. अब अगर ये इशू जो है लॉन्ग समय तक चला तो डेफिनेटली जो ट्रस्ट है बिटवीन पीपल या डायस्पोरा जो लोग हैं उनके बीच में एक टसल पैदा हो जाएगी, जो लॉयल्टी है वो बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आती है ऐसे में। तो ज़रूरत है सरकार, दोनों ही सरकारों को कि चीज़ों को और आसान बनाए, जो भी इश्यूज़ हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व करे, ताकि जो डायस्पोरा या फिर जो मैं बात करूँ इकोनॉमिक ट्रेड की, इसको थोड़ा और आसान बनाया जा सके। बिकॉज बोथ द कंट्रीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन कल्चरल वेज में बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज है बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। तो ऐसे में अगर इश्यू को लंबा खींचा गया तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। तो डिफरेंस ये था आज का हमारा सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आएगा कैसे ये जो किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है बिटवीन बोथ द कंट्रीज कनाडा और इंडिया, तो इसको जल्द से जल्द एक लाइमलाइट में लाने की एंड इस इशू को जल्द से जल्द वैनिश आउट करने की ज़रूरत है, ताकि किसी और की वजह से यानी किसी थर्ड पार्टी, किसी इंसान की वजह से या किसी ग्रुप की वजह से जो दो कंट्रीज की जो टाइज़ हैं वो ख़राब ना हो। तो ऐसे में दोनों कंट्रीज़ को समझने की ज़रूरत है एंड जो डायस्पोरा है या जो लोग हैं उनके बारे में समझने की ज़रूरत है कि कैसे वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिटवीन डायस्पोरा एंड पीपल ऑफ इंडिया एंड कनाडा एज वेल। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द हेडलाइंस। आज की कुछ हेडलाइंस चेक कर लेते हैं कि सेंटर टू इंट्रोड्यूस DNA फेस मैचिंग सिस्टम एट पुलिस स्टेशन अक्रॉस कंट्री। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि DNA और फेस मैचिंग जो सिस्टम है वो अभी तक कुछ पुलिस स्टेशन में हुआ करता था हमारे देश के अंदर, बट अब जो है ये जो सिस्टम है इसको ओवरऑल जो सभी पुलिस स्टेशन हैं उनके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ताकि जो मुजरिम है उनकी जल्द से जल्द पहचान की जा सके। स्पिनिंग बेदी गेट्स एन इमोशनल सेंड ऑफ। अब हमारे भारत के जो लेजेंडरी स्पिनर है बेदी साहब, उनका अभी हाल ही के अंदर निधन हुआ है, तो मे इज सोल रेस्ट इन पीस, ऑल प्रेयर्स टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। श्रीलंका ने अनाउंस किया है फ्री वीज़ा टू ऑल इंडियन टू बूस्ट टूरिज्म। अब ये जो मैंने आपसे सवाल किया था वीज़ा को लेकर कि इंडिया के या पासपोर्ट को लेकर, वो इसी से रिलेटेड था। तो इंडिया जो श्रीलंका देश ने भी हाल ही के अंदर फ्री वीज़ा देने की बात की है इंडियंस को, ताकि जो टूरिज़्म है उसको बूस्ट किया जा सके। और आपको पता होगा कि जो कल्चरल टूरिज़्म जो है श्रीलंका के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे भारत देश की तरफ से, यानी बात के जो लोग हैं वो कल्चरल टूरिज़्म की वजह से श्रीलंका बहुत जाते हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को जो है और आसान बनाया श्रीलंका ने। फूड लेबल्स टू हैव QR कोड टू हेल्प द विजुअली डिसेबल्ड। अब फूड पैकेट्स जो हैं उन सभी के ऊपर एक QR कोड होगा जो विजुअली डिसेबल्ड हमारे जो भाई बंधु हैं उनको मदद करने के लिए। तो ऐसे में काफ़ी आसान हो जाएगा जो लोग हैं उनको रीड आउट करने की अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं किसी भी फूड पैकेट के अंदर, या फिर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं किसी भी फूड पैकेट के अंदर। सो या दैट्स इट, दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अपने जो सवाल किया था, मैंने आज जो सवाल किया था उसका आंसर ज़रूर लिखे कमेंट बॉक्स में। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप इस डिस्कशन को जो है पूरा ज़रूर देखें। डजंट मैटर अगर आपको लगता है कि डिस्कशन स्लो है तो आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं। तो या अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। नाउ या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।